ये पीएफएसी 2024 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिंदी माध्यम से एग्जाम देने वाले हैं, ये सिलेबस जो है वो उनके लिए। कल के वीडियो में हमने जो इंग्लिश वाला है, वो उसका आपको सिलेबस और बुक लिस्ट डिस्कस किया। हिंदी माध्यम में आज हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे और जो बुक लिस्ट है, जो किताबों की सूची है, वो आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी एग्जाम में सिलेबस को समझना सबसे जरूरी है। जो सिलेबस में हम है उसी को पढ़ें। सिलेबस से अधिक अननेसेसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब जब जीएस जब हम देखते हैं तो वाटर टाइट सेपरेशन और वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन और वाटर टाइट डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ होता है, तो हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। अब एग्जैक्ट तो आपको नहीं पता ना कि इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं। लेकिन जो बुक्स हैं, जो बेसिक बुक्स हैं, वो उनको पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस को जानिए। सिलेबस को जानने का एक फायदा ये है कि जैसे आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हो, जैसे ही किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल को देखते हो, तो आपको ये पता चलता है कि यस, ये हमारे काम का है और ये हमारे काम का नहीं है। अब मान के चलो, आज का आप न्यूज़पेपर देखोगे तो लद्दाख में तो देखोगे कि जो सेना की गाड़ी है, वो उसमें से जो एक्सीडेंट होने के कारण 10 पीपल जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के हैं, इंक्लूडिंग वन जेसीओ, उनका डेथ। तो ये हमें न्यूज़ में नहीं पूछेगा। लेकिन जो लद्दाख का टेरेन है, वो उसके संबंध में हमको चीज़ों को देखना है। अब ये नहीं कि इस स्टेट को इतने लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए, नहीं, ये हमारे लिए नहीं। लेकिन बार-बार यदि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, तो हमें उसके कारण के बारे में जानना, वहाँ के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में जानना ज़रूरी होता है। कहीं भी कुछ सिचुएशंस हो रही है, जैसे टू मच पॉलिटिकल चीज़ें जो होती है, वो उसको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हमें होती है। लेकिन उसमें कोई पॉलिटी का क्वेश्चन है, इन्वॉल्व है, पॉलिटी का कोई टॉपिक इन्वॉल्व है, जो हमारे सिलेबस में है, तो उसे हमें जानना चाहिए। ओके? सो कुछ भी क्वेश्चंस, क्वेरी, डाउट्स इसके बाद होता है, तो आप मैसेज करिए चीज़ों को। एक ये कंटीन्यूअस डायलॉग है। जितने लोग आप वीडियोज़ देखते हो, जो भी आपके मन में डाउट होता है, आप कमेंट में कमेंट करें। और जो भी लोग जुड़े हुए इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। ये एक कंटीन्यूअस जर्नी है, लंबे समय से मैं आप लोग को गाइड कर रहा हूँ। अब जो 24 में सपोज़ फर्स्ट टाइम होगे या कुछ लोग फर्स्ट टाइम देखोगे, तो ऑब्वियसली आपके लिए शायद नया होगा, लेकिन मैं लंबे समय से कर रहा हूँ, वो आप लोग के लिए ओके। तो ये आपका जो है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सहायक कमांडेंट, परीक्षा में सहायक कमांडेंट के पद के लिए लिखित परीक्षा तथा पाठ्य विवरण। तो लिखित परीक्षा की योजना, परीक्षा की योजना क्या होगी? तो लिखित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें दो प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र एक 2 घंटे की अवधि का तथा प्रश्न पत्र दो 3 घंटे की अवधि का होगा। जो प्रश्न पत्र वन है, वो उसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहु विकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में जो है वो स्टैंडर्ड जो है यूपीएससी जो एग्जाम लेती है, उसमें फोर ऑप्शंस, आपके चार विकल्प होते हैं। तो फोर ऑप्शंस ए बी सी डी होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेगा कि इसमें मोर देन वन ऑप्शन सही है, लेकिन आपको वन ही चूज करना पड़ता है। किसी टाइम यूपीएससी के साथ हो जाता है, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी हर क्वेश्चन परफेक्ट बनाती है, कभी-कभी इनसे भी गलतियां होती है। तो जब गलती होती है और कभी-कभी टू ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं, या मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो गया, थ्री ऑप्शंस या कुछ ऐसा, या कभी कुछ जो क्वेश्चन कुछ पूछ रहे थे, पता चला कभी हिंदी में कुछ और हो गया, इंग्लिश में कुछ और हो गया, कुछ ऐसे टाइप के भी होते हैं, तो उस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आंसर है वो आपके सिंगल ऑप्शन से ही ये सही होंगे। तो कभी-कभी आपको लगता है कि मोर देन वन क्वेश्चन सही है, लेकिन आपका एक ही ये जो भी टिक करना। और यदि कोई एम्बिगुइस है, विवादित है, तो आपको वो विकल्प देते हैं कि आप इस क्वेश्चन के बारे में बताएं, वो यूपीएससी उसको देखेगी। नेक्स्ट आपका प्रश्न पत्र 1 ये जो कह रहा है कि सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता इसको कहते हैं। इसमें 250 अंक के हैं, 250 मार्क्स, यानी क्वेश्चन 125 है।
125 इंटू 2, और इसमें आपके निगेटिव मार्किंग होते हैं। और जो आपके क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस के इक्वल वेटेज हैं। इजी क्वेश्चन है उसके भी 2 मार्क्स हैं, टफ क्वेश्चन है उसके भी 2 मार्क्स। तो हमारा ये टारगेट लक्ष्य होना चाहिए कि जो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन को मैक्सिमम एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो मीडियम क्वेश्चन है, मीडियम रेंज के डिफिकल्टी में है, उसमें मोर देन हाफ करेक्ट होना चाहिए। और का हाफ करेक्ट, मोर देन हाफ का मतलब है कि उसके में हाफ काट-छाँट करके मार्क्स आने चाहिए, और जो ईज़ी वाले हैं उसमें काट-छाँट करके 80% मार्क्स आने चाहिए, और जो डिफिकल्ट है उसमें 25% भी आता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस प्रश्न पत्र में प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार के उत्तर होंगे, जिसमें प्रश्न पत्र हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी होंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हिंदी मीडियम हो, अंग्रेजी मीडियम। बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, शायद उसके हिंदी के प्रश्न पढ़ने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको हिंदी में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप इंग्लिश के भी उसको पढ़ लो, तो वो शायद आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र 2 जो है वो सामान्य अध्ययन, निबंध एवं अपठित गद्यांश यानी कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन होगा। इसके 200 मार्क्स हैं। इसमें नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में नेगेटिव इसमें तब होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले। नेगेटिव इसमें से तब होता है जब किसी चीज को आपने एब्यूजिव लैंग्वेज लिख दिया, या प्रश्न कुछ और पूछ रहा है, आप आंसर कुछ और दे रहे हो, तब ऐसे सिचुएशन में, एक्सेप्शनल केसेस में वो ऐसे होते हैं। इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों को निबंध अंग्रेजी और हिंदी में लिखने की विकल्प की अनुमति होगी, क्योंकि आप हिंदी मीडियम में ये जो सिलेबस बना रहा हूं, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो आपके पास सिर्फ निबंध जो है 4A से 4 इंटू 20 मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स, उसमें आपके पास चॉइस है कि आप अपने हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेकिन बाकी जो कंपोनेंट है 120 मार्क्स के, उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ओनली इंग्लिश में। तो जो एशे है, निबंध है, उसके पे आपको विकल्प है, किंतु संक्षेपण लेखन, अपठित गद्यांश एवं अन्य संचार भाषा कौशल केवल अंग्रेजी माध्यम में ही लिखने की अनुमति। अब ये नोट है, टिप्पणी का मतलब नोट है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रश्न पत्र 2 के उत्तर विभिन्न संघटकों के लिए, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आयोग द्वारा अनुमत माध्यम में ही लिखें। प्रश्न पत्र में अनुमत माध्यम के अलावे अन्य माध्यम में उत्तर लिखने के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा। अब ये देखो, जो एसे है, वो आपने जब फॉर्म भर रहे थे, तो आपने एसे के लिए लैंग्वेज हिंदी लिखा, तो आपको हिंदी में लिखना है। बाकी जो कंपोनेंट है, उसमें आपका इंग्लिश ही है, कंपल्सरी है। अब उसमें भी आपने हिंदी में लिख दिया, तो आपको उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, टिप्पणी 2 यानी कि नोट 2, उम्मीदवारों को निबंध लिखने का माध्यम उपस्थित सूची तथा उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट करना होगा। निबंध के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा यदि उम्मीदवार उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में उस माध्यम से भिन्न माध्यम दर्शाता है जिसमें उसने निबंध लिखा। तो जो आपने लैंग्वेज दिया था चॉइस, वो आपका एडमिट कार्ड में है, वो आपको लिखना होगा वो, और यदि आप दूसरी लैंग्वेज में लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आपका नोट 3 है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक होंगे, जो आयोग द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निश्चित किया जाएगा। प्रश्न पत्र 1 का मूल्यांकन पहले किया जाएगा तथा प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों का किया जाएगा जो प्रश्न पत्र 1 में न्यूनतम अर्हक मार्क्स अंक प्राप्त करते हैं। इसका क्या मतलब है कि पहले आपका पेपर 1 सबका चेक होता है। पेपर 1 में जो क्वालीफाई हैं, नहीं हैं, सबका चेक होता है। अब मान के चलो जैसे 22 लो, जो लास्ट हमारे पास 22, तो जनरल कैंडिडेट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो पेपर 1 है, 135.08 सपोज कट ऑफ है। 22 में, 21 में जो था 138। तो पेपर 1 का सबका चेक हुआ। अब पेपर 2 का लिमिटेड कैंडिडेट्स का चेक होगा। अब ये मान के चलो कि इतना डिसाइड किया गया अभी फिलहाल के लिए। लेकिन देखा जाएगा सबसे पहले कि हमें, सपोज करो कि 22 में 1474 या समथिंग कैंडिडेट्स का रिटन क्वालिफाई हुआ। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, कुछ जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एक्स सर्विसमैन हैं। तो हर कैटेगरी का देखा जाएगा, और उससे थोड़े ज्यादा कैंडिडेट्स का कॉपी पेपर 2 चेक किया जाता है। इसका कारण क्या है कि मान के चलो किसी कैंडिडेट ने 135.08 ले आए। अब एग्जैक्ट उतने ही नंबर का कॉपी चेक करोगे जितने आपके
सीट्स हैं, मीन्स जितने को आपको रिजल्ट देना है, तब गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि इसने 135.08 लाया और पेपर 2 में 49 लाया, तो इनका तो कोई मतलब नहीं है, या 60 लाया तब भी एग्रीगेट कट ऑफ उनका नहीं होगा। तो सबसे पहले पेपर 1 चेक किया जाता है, पेपर 1 वाले को देखा जाता है कि कितने लोगों को हमको रिजल्ट देना है, उस आधार पे पेपर 2 का उससे कुछ ज्यादा कॉपी चेक किया जाता है। तो पहला कंडीशन ये है कि आप पेपर 1 का रिटर्न कट ऑफ क्लियर करोगे, तो वो डिपेंडिंग ऑन एवरी टाइम अलग अलग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई करना है, और लोगों ने कितने मार्क्स ये अचीव किए हैं उस आधार पे, तो वो हुआ। अब पेपर 1 के बाद पेपर 2 चेक हुआ, मिनिमम कैंडिडेट सपोज 1474, तो मान के चलो 2500 का चेक किया गया कॉपी। अब पहले तो जिनका 49 मार्क्स आया, मतलब 15 नहीं आ पाया, उनका हटा दिया गया। उसके बाद जिनका 50 या उससे ऊपर है, अब दोनों पेपर का देखा जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2, और फिर आयोग उसके आधार पर डिसाइड करेगा, तब ये सिचुएशन होता है। इसी वजह से आप जब तक पेपर 1 क्वालिफाई नहीं होते हो, तब तक आप जान ही नहीं पाओगे ना कि पेपर 2 में हमारे कितने मार्क्स आए। नेक्स्ट आपका टिप्पणी 4 है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड निगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। तो जो दंड होगा वो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं, वैकल्पिक उत्तर है। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3, तो 0.33 टोटल नहीं, 1/3 यानी 0.33 गुने 2, तो 3 क्वेश्चन यदि गलत करते हो तो 2 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। यदि कोई उम्मीदवार, यानी एक में 0.67 है, ठीक है, यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपयुक्तता अनुसार उसी तरह का दंड दिया जाएगा। मान के चलो कि विकल्प ए सही है, लेकिन गलती से आपने ए और सी दोनों कर दिया, तो आपका वो गलत माना जाएगा। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब जो सिलेबस है, तो इसके सिलेबस को हम देखते हैं। तो प्रश्न पत्र 1 है जो है सामान्य योग्यता में बुद्धिमत्ता, तो बहु विकल्प सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जो व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित होंगे। तो सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी, जीएमए, तो इसमें मैथ, एप्टीट्यूड, क्वांट है। ये प्रश्न तार्किक विवेचना, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स जो है, संख्यात्मक न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड आंकड़ों का, सो डेटा इंटरप्रिटेशन के निर्वचन के परीक्षण हेतु तैयार किए जाएंगे, यानी कि मैथ्स, क्वांट, एप्टीट्यूड। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, ये प्रश्न सामान्य जागरूकता की प्रकृति में कुछ क्या हो रहा है, जो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है, सूर्य से ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, मैकेनिकल वेव क्या है, न्यूटन के लॉ क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है, न्यूक्लियर साइंस क्या होता है, इसके संबंध में थोड़ी वैज्ञानिक प्रकृति, नए क्षेत्र जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरणीय विज्ञान आदि जैसे नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित वैज्ञानिक घटनाओं के दैनिक प्रेक्षण की समझ एवं मूल्यांकन के परीक्षण हेतु तैयार किए जाए। नेक्स्ट है आपका जो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स। तो इन प्रश्नों से संस्कृति, संगीत, कला, साहित्य, खेल, शासन, सामाजिक तथा विकासात्मक मुद्दों, ठीक है, मुद्दों ऐसे होना चाहिए, उद्योग, व्यवसाय, भूमंडलीकरण तथा राष्ट्रों के बीच पारस्परिक प्रभाव जैसे व्यापक क्षेत्रों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से संबंधित उम्मीदवारों की जागे स्वरूपता का परीक्षण किया जाएगा। समटाइम देखो हिंदी वाले में डिफिकल्टी आपको लगेगा, तो इस वजह से पेपर 1 जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूरे हैं। तो जिसमें आपको हिंदी बहुत क्लिष्ट लग रहा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा, तो आप उसके इंग्लिश को भी। नेक्स्ट आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, तो इसमें है इन प्रश्नों से उम्मीदवारों से देश के राजनीतिक व्यवस्था तथा भारत के संविधान, सामाजिक व्यवस्था और लोक प्रशासन, भारत में आर्थिक विकास सहित इसके सूचकों, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों एवं मानवाधिकार के ज्ञान का परीक्षण किया जाए। नेक्स्ट आपका जो है भारत का इतिहास, ये प्रश्न व्यापक रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं से
के विषयों से संबंधित होंगे। इनमें राष्ट्रवाद की प्रगति प्रगति तथा स्वतंत्रता आंदोलन के क्षेत्र भी शामिल होंगे। सो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल है वो शामिल होगा। भारत एवं विश्व का भूगोल, ये प्रश्न भारत तथा विश्व से संबंधित भूगोल के भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं से संबंधित होंगे। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न पत्र 2 है, तो उसमें ऑलरेडी हमने बताया कि जो इसमें पार्ट 1 है, भाग क जो है उसमें से निबंध है। तो सिर्फ निबंध में आपके पास विकल्प है। निबंध में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, बाकी जो है वो ओनली इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो भाग क निबंध प्रकार के प्रश्न जिनके उत्तर लंबे वर्णनात्मक, तो अभी जो जनरली आता है 300 वर्ड्स में, 300 शब्दों में और 4 लिखना होता है। अब 300 करा तो एग्जैक्ट आप 300 नहीं लिख सकते हो। अब लैपटॉप पे आप टाइप करने लगे, कंप्यूटर पे आप टाइप करने लगे, मोबाइल में आप टाइप करने लगे, तो आपको पता चल सकता है कि ऐसे एग्जैक्ट हमको 300 वर्ड्स। लेकिन ऐसे आप एग्जाम में लिखते हो तो प्लस माइनस 10-15% चलता है। अब मान के चलो आप 350 वर्ड्स भी लिख सकते हो, 250 वर्ड्स भी लिख सकते हो। 3 पेजेस आपके एवरी ऐसे के दिए दिए हुए हैं, तो आप उतने में लिखोगे। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट है 3 पेजेस में वो 200 शब्द भी नहीं उनका हो पाएगा। कुछ ऐसे हैं कि 3 पेजेस में वो 800 वर्ड्स भी लिख सकते हैं। तो आपको न तो 800 वर्ड्स लिखने हैं और न 200, कोशिश करना है क्लोज होना चाहिए। तो इसमें से लंबे वर्णनात्मक रूप में हिंदी या अंग्रेजी में दिए जाने हैं। कुल 80 अंकों के होंगे। निर्देशात्मक विषय है, यानी कि ऐसे ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास, विशेषतः स्वतंत्रता संग्राम, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, सुरक्षा तथा मानवाधिकार मुद्दों की जानकारी तथा विश्लेषणात्मक योग्यता। भाग ख में जो अपठित गद्यांश, सारांश लेखन, अन्य संचार भाषा कौशल, जिनके उत्तर केवल अंग्रेजी में दिए जाने हैं, इसके अंक जो हैं 120 हैं। विषय है अपठित गद्यांश, सारांश लेखन यानी कि जो ये आरसी, ये आपका सारांश लेखन, सो यानी कि प्रेसी, तर्क विकास, तो आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, सामान्य व्याकरण तथा भाषा परीक्षण के अन्य पक्ष, जैसे आपको सेंटेंस बनाना होता है, सेंटेंस को करेक्शन करना होता है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हमेशा देखो, जो भी सिलेबस है, आप कल हमने इंग्लिश वाला सिलेबस प्रेजेंट किया, आज हमने हिंदी वाला किया। बहुत सारे शब्दों को देखोगे तो शायद इंग्लिश वाला आपको आसान लगता है और बहुत सारे शब्द जो हैं हिंदी वाले आपको आसान लगते हैं। जो जिस भाषा में पढ़ा हुआ है, जो जिस भाषा में चीजों को किया हुआ है, उन्हें वो आपका आसान लगता है, उन्हें आपका वो इजी लगता है। तो आप प्रश्न पत्र जहां दोनों विकल्पों में हैं वो देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम जितने भी टेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं या डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि वो आपके दोनों लैंग्वेज में होता है, ताकि आप चीजों को सही समझ बेहतर डेवलप कर सको। आप कभी कह ही नहीं सकते हो कि मैं हिंदी माध्यम का हूं तो मुझे इंग्लिश एकदम नहीं आती। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपको पेपर 2 में तो एटलीस्ट लिखना है। तो अभी से ही मेंटेलिटी अपना रखो कि इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आपको थोड़े थोड़े करने हैं। न्यूज़पेपर वगैरह रेगुलर रूप से आप पढ़ोगे, न्यूज़पेपर को जब डेली देखोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। जो बुक्स है, बुक लिस्ट है, वो टुमारो आई विल प्रोवाइड। बुक का जो लिस्ट है वो हिंदी माध्यम में भी, इंग्लिश माध्यम में, तो मैं दोनों में दोनों चीजें जो सिलेबस और बुक लिस्ट है दोनों एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिया। इसमें मैं आपको अलग सा वीडियो में ये करूंगा। उसके बाद भी कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। जिनको भी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, जिनको भी लगता है कि हमें गाइडेंस चाहिए, मोस्ट वेलकम। टेस्ट वगैरह भी हम रेगुलर आपको चला रहे हैं। जैसे भी आपको सपोर्ट और जहां से आपको सपोर्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे पास ही जुड़िए, जहां से आपको सपोर्ट मिलता है वहां से लीजिए। ओके, थैंक यू।